हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट। आप सभी जानते हैं कि मैं समय समय पर अपने कुछ खास केसेस के फैसलों पर भी वीडियो लेकर के आता रहता हूं। आज भी मैं अपने ऐसे ही एक स्पेशल केस के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। एक ऐसा केस जिसका कोई गवाह नहीं था, चश्मदीद गवाह नहीं था, कुल मिलाकर के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आधारित था। और इस केस के जो फैक्ट थे वो उस रिश्तों की सारी सीमाओं को तोड़ देते हैं, पति पत्नी के रिश्ते को किस तरीके से कलंकित करते हैं, इस केस के फैक्ट से आपको जानकारी मिलेगी। एक पत्नी के द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करने का मामला था। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। देखते हैं कि केस के फैक्ट क्या थे और फाइनली अभी लास्ट वर्किंग डे 22 दिसंबर 2023 को कानपुर की स्पेशल पास्को कोर्ट एडीजे 13 के द्वारा इसमें जजमेंट सुनाया गया। तो देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और संपूर्ण जानकारी क्या है। दोस्तों, वैसे यह केस मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेशनल केस नहीं था, बल्कि इस केस के साथ मेरे इमोशंस भी अटैच थे। इससे पहले कि मैं केस में आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो राजगीर मिस्त्री का कार्य करता था, मजदूरी करके अपने पत्नी और बच्चों के साथ एक किराए का कमरा लेकर के कानपुर के नौबस्ता इलाके में रहता था। उस व्यक्ति ने आज से लगभग 13-14 साल पहले उसने कचहरी के अंदर जो एडवोकेट्स के चेंबर होते हैं, उसने मेरे चेंबर का निर्माण किया था। क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार से वो व्यक्ति आता था, इसलिए इस केस में उसके घर वालों की तरफ से कोई विशेष पैरवी करने वाला नहीं था। प्रोफेशनल फीस देने का तो सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए इस केस को मैंने न सिर्फ प्रोफेशनल केस समझ के बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझ के पूरा कंटेस्ट किया है। अब देखते हैं कि केस के फैक्ट क्या थे। धर्मेंद्र नाम का एक व्यक्ति नौबस्ता में अपनी पत्नी और 2 बच्चियों के साथ किराए के मकान पर रहता था और राजगीर मिस्त्री का काम करता था। जुलाई 20-21 2018 की रात की बात है। उसकी पत्नी के द्वारा धर्मेंद्र के भाई को फोन में ला करके फोन किया जाता है और यह कहा जाता है कि तुम्हारे भाई ने सुसाइड कर लिया है, पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया है। उसके घर वाले सुबह लगभग 4 बजे के आसपास पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसकी जो डेड बॉडी है वो जमीन पर पड़ी हुई है। पुलिस को उसके मृतक के फादर के द्वारा बिदनू थाने की पुलिस को एप्लीकेशन दी जाती है और ये कहा जाता है कि इसकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई है। यह एप्लीकेशन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए नहीं थी, बल्कि फौती सूचना के रूप में जो एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, फौती सूचना के रूप में यह सूचना दर्ज हो जाती है। लाश का पंचनामा होता है। 174 सीआरपीसी के तहत जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है, पंचनामा वो होता है। इसके बाद डेड बॉडी को भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम होकर के आता है तो सारे लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पोस्टमार्टम में जो मौत का कारण था वह हैंगिंग नहीं था। मैं आपको बता दूं कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज से लटक करके टंग करके सुसाइड करता है तो जो गले में जो लिगेचर मार्क होते हैं वो आते तो हैं ही, साथ में जो मौत का कारण आता है वो हैंगिंग आता है। तो इस केस में कॉज ऑफ डेथ हैंगिंग नहीं था, बल्कि थ्रॉटलिंग था, गला दबाने से उसकी हत्या हुई थी। अब देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जब यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्मेंद्र की मृत्यु लटकने से नहीं हुई है, बल्कि उसका गला दबाया गया है, इसके बाद उसको लटकाया गया है, तो फिर धर्मेंद्र के पिता के द्वारा थाने में एक एप्लीकेशन दी जाती है और अपनी बहू यानी धर्मेंद्र की पत्नी और एक और व्यक्ति जो कि धर्मेंद्र की पत्नी की बड़ी बहन का लड़का था और उम्र में उसकी पत्नी से लगभग 10-11 साल छोटा था, उन दोनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाती है और यह आरोप लगाया जाता है कि उसकी बड़ी बहन का लड़का कुछ दिनों से यानी महीना 1.5 महीना से धर्मेंद्र के ही साथ रहने लगा था और इस दौरान धर्मेंद्र की पत्नी और उसके बीच में अवैध संबंध हो गए थे। धर्मेंद्र के पिता के द्वारा यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इन्वेस्टिगेशन होता है और चार्जशीट आती है। दोनों का ट्रायल शुरू होता है। हालांकि ट्रायल अलग अलग कोर्ट में होता है, लेकिन फिर बाद के दोनों पत्रावलियों को एक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और साथ में फैसला आता है।
इस दौरान दोनों लोग जेल में रहते हैं। ट्रायल के दौरान किसी को भी यहां से लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट तक बेल नहीं मिलती है। साथियों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस केस को मैं मृतक की तरफ से कंटेस्ट कर रहा था। एज ए प्राइवेट काउंसिल प्रोसिक्यूशन को असिस्ट कर रहा था। प्रोसिक्यूशन के सामने ऐसा कोई भी विटनेस नहीं था जो कि चश्मदीद विटनेस के रूप में न्यायालय में पेश किया जा सके। कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं थी जिससे कि हम यह साबित कर सकें कि धर्मेंद्र का गला उसकी पत्नी ने दबाया है। लेकिन जब गवाही हुई तो मोहल्ले का एक व्यक्ति पब्लिक विटनेस के रूप में जरूर आया। उसने ये कहा कि रात के धर्मेंद्र की पत्नी की चिल्लाने की आवाज़ सुन करके मैं आया और देखा कि धर्मेंद्र टंगा हुआ है पंखे से, तो उसकी डेड बॉडी को उतार करके नीचे रखा गया। और उसने धर्मेंद्र की पत्नी की बड़ी बहन के लड़के की उपस्थिति के बारे में भी बताया। अब यहां पर मैं आपको एक कानूनी प्रोविजन के बारे में भी बता दूं। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 106 ये कहती है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के नॉलेज में है तो उसको प्रूव करने का भार उसी व्यक्ति पर है। इंडियन एविडेंस एक्ट धारा 106। अब ये प्रूफ था कि पति पत्नी दोनों किराए के मकान में रहते थे। वो जो प्ली ऑफ अलीबाई का डिफेंस लेकर के आए थे, अभियुक्त की तरफ से प्ली ऑफ अलीबाई का डिफेंस लेकर के कोर्ट में ये बात कही गई थी कि रेखा तो उस समय वहां थी ही नहीं, अपने मायके में थी। लेकिन जहां पर अलीबाई का डिफेंस लिया जाता है वहां पर उस डिफेंस को कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में प्रूव करना पड़ता है। यानी इस तरीके से प्रूव करना पड़ता है कि किसी भी तरीके का डाउट ना रह जाए। तो इस तरीके का कोई एविडेंस उनके पास नहीं था कि अलीबाई के ग्राउंड को कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में प्रूव कर सके। तो जैसा मैंने कहा कि चूंकि प्रोसिक्यूशन का जो केस था कि पति पत्नी दोनों रहते थे, लिहाजा रात के दो लोग अगर रहते हैं तो उनमें से एक की मृत्यु घर के अंदर कैसे हो जाती है, यह फैक्ट सिर्फ दूसरे व्यक्ति के नॉलेज में था। धारा 106 इंडियन एविडेंस के तहत उस व्यक्ति को ही यह प्रूव करना था कि उसकी डेथ कैसे हुई। उसने जो कहा कि पंखे में लटक कर हुई, पंखे में लटकने की बात मेडिकल रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्रूव नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने अपने बयान में यह भी कहा था कि इसका गला किसी हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट से दबाया गया है, रस्सी और कपड़े से नहीं दबाया जा सकता। यानी ये जाहिर है कि किसी डंडे या रॉड वगैरह से उसके गले को दोनों लोगों ने दबाया और इसके बाद पंखे पे टांग दिया और सुसाइड को कलर देने की कोशिश की गई। इस तरीके से प्रोसिक्यूशन की ओर से लगभग 8 विटनेसेस पेश होते हैं। दोनों केसेस का ट्रायल तो अलग अलग होता है, चार्जशीट दोनों की अलग अलग आई थी। जैसा मैंने बताया उसके जुनाइल कोर्ट में आई थी, बाद के चिल्ड्रन कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था। पास्को कोर्ट ही चिल्ड्रन कोर्ट है यहाँ पर। तो जजमेंट दोनों का साथ होता है। अब दोनों तरफ से एविडेंस आने के बाद, दोनों तरफ से आर्गुमेंट होने के बाद, कोर्ट के आखिरी वर्किंग डे पे, जिस दिन से विंटर वेकेशन हो जाता है 22 दिसंबर को, उस दिन कानपुर की एडीजे 13 पॉक्सो कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया। तो अब देखते हैं कि कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। दोस्तों, कोर्ट ने धर्मेंद्र की पत्नी रेखा को यह माना कि इसने हत्या की है और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा का आदेश पारित किया। और जो दूसरा अभियुक्त था, धर्मेंद्र की पत्नी की बड़ी बहन का लड़का जो कि नाबालिग था, 16 साल की एज का था, उसको 10 वर्ष की सजा का आदेश पारित किया गया। इन दोनों की मुकदमे की विचारण के दौरान जमानतें नहीं हुई थी। दोनों लोग लगातार जेल में थे। हाई कोर्ट इलाहाबाद से भी इनकी जमानत नहीं हुई थी। तो इस तरीके से दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसको उसकी पत्नी के द्वारा और किसी लड़के के साथ मिलकर जिससे उसके अवैध संबंधों की बात कही गई, नीचे उसका पहले गला दबाया जाता है, फिर उसको पंखे पे टांग कर इस पूरी घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जाती है। कोर्ट ने दोनों को दोषी माना और एक को उम्र कैद, एक को 10 साल की सजा का फैसला सुनाया। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरीके का अगर कोई भी और स्पेशल केस का फैसला आता है तो उस केस की डिटेल भी मैं लेकर के आप तक ज़रूर आऊँगा। इस फैसले के बारे में और इस पूरी घटना के बारे में आपका क्या सोचना है, इसके बारे में भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।